हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोग समझने जा रहे हैं NFPA डायमंड और ये डायमंड क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और साथ ही साथ इसके जो सिंबल्स हैं इसमें उसकी क्या मीनिंग है और ये हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं या इसका यूटिलाइजेशन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं NFPA डायमंड। दोस्तों, सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ये पता करें कि ये हमको कहाँ देखने को मिलेगा। तो जो कोई भी केमिकल हमारे यहाँ पे स्टोर किया गया है या लाया जाता है, वो चाहे बॉटल में हो, ड्रम में हो या बड़े बड़े टैंक्स, कंटेनर या स्फीयर में हो, अगर वहाँ पर हाइड्रोकार्बन या किसी तरह का केमिकल है तो ये जो डायमंड है ये आपको उसकी जो टंकी है या उसका जो सरफेस है या बॉटल है उसके ऊपर में बना हुआ दिखेगा और इसके अंदर अलग अलग नंबर्स लिखे होंगे। ये तीन कलर्स ब्लू, रेड और येलो और साथ ही साथ में एक स्पेशल व्हाइट कलर का जो बॉक्स है उसके अंदर में भी कुछ लिखा होगा। ये डायमंड आपको उसके ऊपर में लगा हुआ दिख सकता है। दोस्तों, NFPA, N is for National, F is for Fire, P is for Protection and A is for Association। ये एक ऐसी संस्था है जो स्टैंडर्ड सिस्टम्स को डिफाइन करती है और साथ ही साथ अगर आइडेंटिफिकेशन करना है किसी भी हैजार्डस मटेरियल का किसी इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए तो यह संस्था उसके लिए काम करती है। दोस्तों, यह एक US बेस्ड संस्था है, यानी अमेरिकन संस्था है जो इस तरह के सिस्टम्स को डिजाइन करती है जो अगर फायर हो जाता है या कोई इमरजेंसी रिस्पॉन्स करना होता है तब उस समय पे हम जिन चीज़ों को फॉलो करते हैं उनके जो प्रोसीजर्स होते हैं वो NFPA के नाम से आते हैं। यहाँ पर हम जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं वो है NFPA 704। ये स्टैंडर्ड सिस्टम है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजार्ड्स ऑफ मटेरियल्स फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसको और किन नामों से जाना जाता है। इसको हम सेफ्टी स्क्वायर के नाम से भी जानते हैं और कहीं कहीं पर इसको फायर डायमंड के नाम से भी जानते हैं। ये क्यों यूज किया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब भी किसी भी केमिकल में कोई फायर होता है तो क्विकली और इजीली इस बात को आइडेंटिफाई करना होता है कि ये किस टाइप का हैजार्डस मटेरियल है। दोस्तों, अगर हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो हमको ये जानना भी जरूरी है कि ये आइडेंटिफिकेशन नहीं जब होता था, यानी वह जब पुराना समय था जब इस तरह का आइडेंटिफिकेशन नहीं होता था तो किस तरह की घटना हुई थी। तो चलिए सुनते हैं उसकी स्टोरी को। दोस्तों, समय था 1959 का, जब चेरोलेट केमिकल कंपनी जो कि बहुत सारे केमिकल्स बनाती थी उसमें फायर हो गया। जब वहां पर फायर हुआ तो चेरोलेट फायर डिपार्टमेंट वहां पर अपने फायर फाइटर्स के साथ उस आग को बुझाने के लिए पहुंचा। जैसे ही फायर फाइटर्स वहां पर फायर क्रू पहुंचा फायर बुझाने के लिए तो उनको मालूम नहीं था कि वहां पर अंदर क्या पड़ा हुआ है। उन्होंने ऐसा ही एज्यूम किया कि केरोसिन जल रहा है, जबकि वहां जो अंदर चीजें रखी हुई थी उसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी और कोई आइडेंटिफिकेशन भी नहीं था। तो क्रू ने फायर को बुझाने का ट्राई किया और जैसे ही उन लोगों ने पानी डाला तो जो अंदर में वैट रखा हुआ था वो बिकॉज पानी के संपर्क में आने पर एकदम तेज रिएक्शन करता है, उसने एक्सप्लोड किया क्योंकि मेटेलिक सोडियम जो था वह वहां पर रखे हुए केरोसिन के साथ जो जल रहा था और उसमें पानी का जो मिक्सचर हुआ उसकी वजह से वो एक्सप्लोड कर दिया। यहाँ पर कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं था। उसमें 13 फायर फाइटर्स इंजर्ड हुए और बहुत सारे लोगों को क्रिटिकल इंजरीज हुई और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने उस धमाके की वजह से अपने कान खो दिए और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके चेहरे जल गए। दोस्तों, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ही मिसिंग था कि अंदर क्या मटेरियल है। तब इन चीज़ों के बारे में ना तो आइडेंटिफिकेशन हुआ करता था, ना उनके ऊपर लेबल लगाए जाते थे और ना ही ये आइडेंटिफाई किया जा पाता था कि इसको किस तरह से मिटिगेट करना है, यानी आग को कैसे बुझाना है। तो हैजार्डस जो मटेरियल होते हैं इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए NFPA ने अपना एक स्टैंडर्ड बनाया और चेरोलेट फायर डिपार्टमेंट ने इस तरह की ट्रेनिंग को भी डेवलप किया जिसमें जो लोग फायर को बुझाने में इन्वॉल्व होने वाले हैं, जो कि हैजार्डस मटेरियल्स की फायर हो सकती हैं, तो उन्होंने बोला कि आप इसके लिए स्पेशल एक तो क्लोथ्स पहनना शुरू करिए और साथ ही साथ में इन चीज़ों के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी उन्होंने इंडस्ट्रीज को निर्देश दे दिए। एक फायर मार्शल होते थे श्री JF मॉरिस, जिन्होंने ये डायमंड का जो शेप था उसका प्लेकार्ड बनाया, यानी पहली बार ये स्टिकर जो था ये मार्किंग सिस्टम के फॉर्म में बाहर आया और उन्होंने जितने भी उस बिल्डिंग में रखे हुए हैजार्डस मटेरियल थे उन सब के ऊपर उनकी लेवल ऑफ फ्लेमेबिलिटी, रिएक्टिविटी, हेल्थ इफेक्ट और अगर उसके अलावा भी कोई उसके अंदर कंसिडरेशन लेना है तो उसको व्हाइट कलर के अंदर दिखाया। दोस्तों, इस तरह से पहली बार फायर डायमंड या सेफ्टी स्क्वायर एग्जिस्टेंस में आया। तो दोस्तों, सबसे पहले जब ये फायर डायमंड आया तो इसकी जानकारी देना भी बहुत जरूरी था।
तो इसको चलिए हम आज अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि अगर हमको कहीं पर भी कोई केमिकल दिखे और उसके अंदर कुछ नंबर्स लिखे हुए हों तो हम लोग इस फायर डायमंड से समझ सकें कि वह केमिकल कितना हैजार्डस है या उसके हेल्थ के ऊपर क्या हैजार्ड आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग कंसिडर करेंगे ब्लू कलर। जो ब्लू कलर है वो हेल्थ हैजार्ड को शो करता है। यहां पर आपको 5 नंबर्स दिखेंगे 0 to 4। जो 0 है इसका मतलब है कि वो मटेरियल एकदम नॉर्मल मटेरियल है, उसका किसी भी तरह से अपनी हेल्थ के ऊपर में कोई हैजार्ड आने वाला नहीं है। उसके बाद आता है नंबर 1 विच इज स्लाइटली हैजार्डस, यानी इसके जो हैजार्ड्स हैं ये थोड़े ज्यादा होंगे बट एकदम नहीं है ऐसा नहीं होगा। अगर ये नंबर 2 दिया हुआ है, इसमें ब्लू कलर में लिखा हुआ है नंबर 2, तो ये हैजार्डस मटेरियल है, हमको इससे बहुत खबरदार रहना चाहिए और बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। नंबर 3 इज एक्सट्रीमली डेंजरस, यानी इससे हमारे को बहुत ज्यादा खतरा है। और नंबर 4 इज डेडली, यानी इसके कांटेक्ट में आने पर हमारी डेथ भी हो सकती है या श्योरली डेथ हो ही जाएगी। तो दोस्तों इनको थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो जो नंबर 0 है उसके अंदर कोई हैजार्ड नहीं है, जैसे वुड, शुगर, सॉल्ट या प्रोपिलीन ग्लाइकोल। अगर इस तरह की चीजें स्टोर की गई हैं तो जो ब्लू वाला है उसके अंदर में आपको 0 लिखा हुआ दिखेगा। उसके बाद आता है नंबर 1। नंबर 1 में एक्सपोजर होने पर इरिटेशन हो सकता है या थोड़ी बहुत इंजरी हो सकती है, जैसे कि एसीटोन, सोडियम ब्रोमेट, पोटेशियम क्लोराइड, इस तरह की चीजें अगर स्टोर की गई हैं तो वहां नंबर 1 दिया होगा ब्लू में। अगर नंबर 2 लिखा हुआ है तो इंटेंस या कॉन्टिन्यूस हमारा जो एक्सपोजर है उसकी वजह से इंजरी हो सकती है। मतलब वो जो इंजरी है वो थोड़े समय तक हमको प्रॉब्लम दे सकती है, जैसे डाइथाइल ईथर, अमोनियम फॉस्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म या डीईटी। उसके अलावा है नंबर 3 जिसमें शॉर्ट एक्सपोजर होने पर भी सीरियस टेम्परेरी या थोड़ा ज्यादा इंजरी हो सकता है, जैसे लिक्विड हाइड्रोजन, सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हेक्सा फ्लोरोसिलिसिक एसिड, जिंक क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से अगर इन चीजों को हम देखते हैं तो वहां पर नंबर 3 लिखा हुआ मिलेगा। और चौथा और सबसे ज्यादा डेडली, जिसको इसको डेडली कैटेगरी में रखा गया है, वो है कि अगर इसका वेरी शॉर्ट टाइम के लिए भी एक्सपोजर होता है तो भी डेथ या मेजर रेसिडुअल इंजरी हो सकती है, जैसे कि हाइड्रोजन साइनाइड, फॉस्जीन, डाइब्रोइन, मिथाइल आइसोसाइनाइड एंड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो दोस्तों अगर वहां पर 4 लिखा हुआ है तो प्लीज उसके आसपास में काम करने से पहले उसके लीक होने के चांसेस को और उसके और भी खतरों को जानकारी लेना बेहद जरूरी है। दोस्तों इसके बाद में आता है रेड। रेड को देखते ही हमको समझ में आ जाता है कि यहां पर फायर हैजार्ड के बारे में बात हो रही है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इलेबोरेट कर देता हूं कि अगर रेड में 0 लिखा हुआ है तो ये जलेगा नहीं। अगर रेड में 1 लिखा है तो अबव 200 डिग्री फॉरेनहाइट, या हमारा अगर टेम्परेचर हम उसको डिग्री सेंटीग्रेड में देखते हैं तो 94 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव है तो इसको जलने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा अगर ये 200 डिग्री से बिलो है यानी 94 डिग्री तो ये जल जाएगा। अगर ये नंबर 3 लिखा हुआ है तो 37 डिग्री तक पहुंचते ही या उससे पहले ही वो जल जाएगा। और नंबर 4 जो कि सबसे खतरनाक है यानी 23 डिग्री, ओनली 23 डिग्री यानी जो रूम टेम्परेचर है उससे नीचे पर ही ये जल जाएगा। तो दोस्तों ये कौन सी चीजें हैं चलिए देख लेते हैं। अगर नंबर 0 लिखा है तो मटेरियल विल नॉट बर्न, किसी भी टिपिकल फायर कंडीशन में ये नहीं बर्न होती हैं, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, परफ्लोरोहेक्सेन, इस तरह की चीजें 820 डिग्री तक 5 मिनट के एक्सपोजर पे भी जलती नहीं है। उसके बाद आता है नंबर 1 मटेरियल जिनको बहुत ज्यादा प्री हीटिंग चाहिए होती है या वो इग्निशन सोर्स बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे यानी ऑलमोस्ट 93.3 डिग्री फ्लैश पॉइंट वाला हो तो ही ये जलता है, जैसे कि मिनरल ऑयल जो हम ट्रांसफॉर्मर वगैरह में यूज करते हैं। उसके अलावा होता है अमोनिया और इथिलीन ग्लाइकोल। ये जो चीजें हैं ये हमारे कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं जिसमें यूज की जाती हैं और इनमें तभी फायर होता है जब इसके अंदर में 93.3 डिग्री से ज्यादा का फ्लैश पॉइंट हो रहा हो। दोस्तों अगर लिखा हुआ है 2 तो ये मॉडरेटली हीट होने पर ये एक्सपोजर होता है हाई एम्बिएंट टेम्परेचर का, तो भी इसमें इग्निशन हो सकता है। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि डीजल जो होता है ये थोड़ा सा देर से जलता है बट ये भी जलता है। उसके अलावा पेपर और सल्फर और बहुत सारे ऐसे सस्पेंडेड सॉलिड्स जो आपको अमूमन प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में या जहां पर डस्ट इन्वायरमेंट होता है वहां पर आपको मिल जाएगा, जो इग्निशन मिलने पर जल सकता है। तो यानी 37.8 से लेकर के 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक यानी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये चीजें अगर आती हैं तो ये जल सकती हैं। दोस्तों अब इससे भी कम टेम्परेचर पे कौन सी जलती हैं वो देख लेते हैं। यानी अगर लिखा हुआ है नंबर 3 तो कोई भी लिक्विड या सॉलिड जो फाइन डस्ट के फॉर्म में है और सस्पेंडेड सॉलिड है
जिनकी टेम्परेचर कंडीशन में एम्बियंट के आसपास में आने पर भी वो जलने लगती हैं, जैसे है गैसोलीन, एसीटोन और इथेनॉल। इस तरह की चीज़ों को 22.8 डिग्री, जो कि ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर है, से लेकर 37.8 डिग्री, जो अमूमन हल्की फुल्की धूप जितना टेम्परेचर में ये जलने लगती हैं। दोस्तों उसके बाद आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 4 नंबर यानी 4, विल रैपिडली और कंप्लीटली वेपोराइज, जो एकदम से नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आते ही ये जलने लगेगा या वेपोराइज हो जाएगा, और वेपर होने पर इसके अंदर बर्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि एसिटिलीन, प्रोपेन, हाइड्रोजन गैस और डाइबोरेन। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जो नॉर्मल कंडीशन में आने पर या सूख जाने पर ऑटोमेटिकली जलने लगते हैं, जिनको हम बोलते हैं पायरोफोरिक सब्सटेंसेस। तो ये भी नंबर 4 की कैटेगरी में आते हैं। इन सभी के लिए फ्लैश पॉइंट जो है वो रूम टेम्परेचर पे 22.8 डिग्री है, तो ये उसके बाद में खुद ही जलने लगेंगे। दोस्तों अभी तक हमने जो देखा वो इधर तो उस मटेरियल की वजह से हेल्थ को हैजार्ड हो रहा था या उसकी वजह से फायर हो सकती थी, लेकिन अब जो हम देखने जा रहे हैं वो है येलो। येलो में आता है इनस्टेबिलिटी हैजार्ड, यानी वो मटेरियल अगर नॉर्मल कंडीशन में भी रखा हुआ है तो वो किस तरह से अनस्टेबल हो सकता है, उसके बारे में, हैजार्ड के बारे में ये हमको बताता है। तो 0 नंबर पे है कि वो आराम से पड़ा रहेगा, वो किसी भी कंडीशन में अनस्टेबल नहीं होगा। दूसरा, अगर वो हल्का फुल्का हीट किया गया तो उसमें 1 नंबर पे अनस्टेबल होने के चांसेस रहते हैं। अगर 2 नंबर लिखा है तो उसमें केमिकल चेंजेस आ सकते हैं जो कि बहुत ही वायलेंट हो सकते हैं, यानी बहुत तेजी से हो सकते हैं। नंबर 3 लिखा हुआ है तो शॉक और हीट की वजह से वो डेटोनेट हो सकता है, यानी फट सकता है। और 4 नंबर में अगर उसको इस तरह की कोई भी कंडीशन नहीं भी मिलती है तो भी वो डेटोनेट हो सकता है, तो उसको हम 4 नंबर में रखते हैं। तो इसी तरह से 0 से 4 की तरफ आप बढ़ेंगे तो उसी तरह से खतरा भी बढ़ता जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि 0 से 4 पर जाने में किस तरह के मटेरियल्स को इस तरह की कंडीशंस मिलती हैं। सबसे पहले 0, ये नॉर्मली स्टेबल रहते हैं, जैसे हीलियम गैस, नाइट्रोजन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों अगर नंबर 1 लिखा हुआ है तो ये वैसे तो स्टेबल रहते हैं, लेकिन अगर कभी टेम्परेचर या प्रेशर बढ़ जाता है तो इसमें प्रॉब्लम होने के चांसेस या अनस्टेबल होने के चांसेस रहते हैं, जैसे है प्रोपीन, अमोनियम एसीटेट एंड कार्बोनिक एसिड। इसके अलावा है नंबर 2। नंबर 2 में है जब भी कोई वायलेंट केमिकल चेंजेस हो रहा है तो ये चीजें एलिवेटेड टेम्परेचर के ऊपर में एकदम से रिएक्ट करेंगी, और ये पानी या दूसरे किसी चीज़ों के साथ जैसे फोम के साथ मिलकर के एक्सप्लोजिव मिक्सचर बनाती हैं पानी के साथ मिलकर। तो आप लोगों ने नाम तो सुने ही होंगे, जैसे है व्हाइट फॉस्फोरस, पोटेशियम और सोडियम। दोस्तों इसके बाद आता है नंबर 3, जो कि डेटोनेट या एक्सप्लोड होने का चांसेस रहता है। अगर इसको इग्निशन सोर्स मिलता है या थोड़ा सा भी ऐसा टेम्परेचर मिलता है जिसके ऊपर में इसका इग्निशन का इनिशिएशन हो जाता है, या ये पानी के साथ में भी एक्सप्लोजिवली रिएक्ट कर सकती है, या उसके बाद में भी कोई अलग से रिएक्शन हो सकता है, तो ये डेटोनेट होगी। ऐसी कंडीशन में इस तरह की चीज़ों को बहुत ही संभाल करके और बहुत ही अच्छी कंडीशन में रखा जाना चाहिए, जिसके एग्जाम्पल्स हैं अमोनियम नाइट्रेट, केजियम और हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये अमूमन हाइड्रोजन परऑक्साइड हमको मिल जाएगा, ये हम लोग किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पर ये मिल जाता है, तो इसके लिए हमको इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट 4 नंबर। ये रेडली कैपेबल है डिटोनेशन के लिए, और जो एक्सप्लोजिव डिकम्पोजिशन है ये नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे भी बनता है, यानी अगर टेम्परेचर नॉर्मल है, प्रेशर भी नॉर्मल है, तो भी इसके अंदर में एक्सप्लोड होने का चांसेस बन जाता है। अगर आपने ये इक्विपमेंट, ये इस तरह के केमिकल्स का नाम सुना है या यूज कर रहे हैं तो प्लीज इसका बहुत ध्यान रखिएगा, जैसे है नाइट्रोग्लिसरीन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राईऑडाइड और मैग्नीज हेप्टोऑक्साइड या TNT, जिसको आप सभी ने सुन रखा होगा। इन सभी के अंदर में डेटोनेशन होने का या एक्सप्लोड होने का चांसेस नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे भी होता है, तो इसे कैटेगरी दी गई है 4। दोस्तों हेल्थ, फायर और इनस्टेबिलिटी, ये तीनों कलर्स आपने देख लिए और बहुत अच्छी तरह से समझ भी लिए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये व्हाइट कलर। इसको समझना बहुत जरूरी है। ये जो व्हाइट कलर है ये स्पेसिफिक हैजार्ड को शो करता है, यानी कोई भी केमिकल अगर किसी चीज के साथ में बहुत ज्यादा खराब रिएक्शन करता है तो हमको उसका पता चलता है, या ये कौन से टाइप का मटेरियल है वो भी हमको इसमें दिखाई देता है। तो सबसे पहले है एसिड, तो वो पूरा एसिड ही लिखा होगा। अगर वो एल्कली है तो ALK लिखा होगा। अगर वो कोरोजिव इन नेचर है, यानी वो कोरोजिव मटेरियल है, तो COR लिखा होगा। अगर ऑक्सीडाइजर है तो OX लिखा होगा। रेडिएशन हैजार्ड है उसके अंदर तो रेडिएशन का सिंबल बना होगा, और अगर उसके साथ में पानी यूज नहीं करना है तो W लिख करके उसको काटा हुआ होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप समझ पाएंगे कि इसमें कौन से स्पेसिफिक हैजार्ड हैं।
तो चलिए थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं कि अगर OX लिखा है तो यानी वो केमिकल जो भी ऑक्सीडाइजर्स की कैटेगरी में आते हैं वो सब इसमें रखे जाएंगे। और ये जो केमिकल्स हैं ये विदाउट एनी एयर सप्लाई बर्न हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे पोटेशियम पर क्लोरेट, अमोनियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो ये चीजें OX कैटेगरी में आती हैं यानी ऑक्सीडाइजर्स। उसके अलावा जो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ जैसे सीजियम, सोडियम, डाइबोरेन और सल्फ्यूरिक एसिड, इन पे पानी बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। कभी भी अगर इसमें कुछ लीक भी होता है तो इसको बुझाने के लिए या इसको सप्रेस करने के लिए या इसको कंटेन करने के लिए पानी का यूज नहीं करना है, अदरवाइज ये उससे भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। दूसरा आता है SA, यानी ये एक्सफेक्शियंट है, यानी हमको जो सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी ऐसी गैसेस हैं जैसे हीलियम, नाइट्रोजन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन। तो एस्फेक्शिएंट जो गैसेस होती हैं इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि उसके नियर बाई एरिया में जो भी आदमी काम कर रहा है वो बिल्कुल भी बिना गैस मास्क के या इस तरह के PPEs के बगैर काम ना करे। दोस्तों वैसे तो आपने हेल्थ हैजार्ड, फायर हैजार्ड, इनस्टेबिलिटी हैजार्ड और स्पेसिफिक हैजार्ड अच्छी तरह से समझ लिए हैं, बट मैं चाहता हूं कि आप स्पेसिफिक हैजार्ड के कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं वो भी ध्यान से देख लें। आपने NFPA 704 स्टैंडर्ड के जितने भी नॉन स्टैंडर्ड सिंबल्स के अलावा थे व्हाइट वाली कैटेगरी में वो देख लिए हैं। यहां पर हम लोग नॉन स्टैंडर्ड सिंबल्स देखने जा रहे हैं, यानी ये वो हैजार्ड्स हैं जो ओकेजनली यूज तो नहीं होते, बट जब कभी भी आप इसको यूज करने जा रहे हैं तो इनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी चाहिए। सबसे पहला जो आपने पढ़ा था वो कोरोसिव था, दूसरा था एसिड और तीसरा था एल्कली। बट तीसरा और इंपॉर्टेंट है BIO यानी बायोलॉजिकल हैजार्ड, जो किसी वायरस की वजह से या किसी दूसरी चीज की वजह से फैल सकता है। तो ये एक बायोलॉजिकल हैजार्ड होता है। अगर उसके ऊपर में ऐसा लिखा हुआ है यानी वो जो चीज है वो बायोलॉजिकली हैजार्डस है तो आपको उससे बच के रहना चाहिए। इसके अलावा अगर उसके ऊपर में POI लिखा है तो इट इज पॉइजनस, यानी वो चीज डायरेक्टली एक पॉइजन यानी विष का काम करेगी। तो इस तरह की भी जो चीजें हैं इनसे भी आपको दूर रहना चाहिए। उसके अलावा RA या RAD ये रेडियो एक्टिव के लिए है, यानी जैसे हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज होते हैं, प्लूटोनियम है, कोबाल्ट 60 है, कार्बन 14 है, तो जब ये चीजें कहीं पर स्टोर की जाएंगी तो वहां पर RA या RAD का निशान बना हुआ होगा। इसके अलावा जो चीजें बहुत ठंडी होती हैं नेचर में उनको हम क्रायो सर्विसेज बोलते हैं या क्रायोजेनिक मटेरियल बोलते हैं, तो उसके ऊपर में CRY या CRYO लिखा होगा। तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर जो मटेरियल है वो -150-200 डिग्री तक भी हो सकता है, माइनस में 150, यानी वो इतना ठंडा होगा कि उसके अंदर उंगली डालते ही उंगली फ्रीज हो जाएगी और टूट जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर उंगली अगर आप डाल देते हैं और उसके अंदर में वो ठंड की वजह से अकड़ जाती है तो वो कभी वापस नहीं आएगी। जो क्रायो सर्विसेज होती हैं यानी जो ठंडी सर्विसेज हैं, इनसे जो चीजें डैमेज होती हैं यानी जो स्किन टिश्यूज डैमेज होते हैं वो कभी रिपेयर नहीं हो सकते। इसमें एग्जाम्पल है लिक्विड नाइट्रोजन का। तो दोस्तों इन नॉन स्टैंडर्ड सिंबल्स को भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान से देखना चाहिए और उसके बाद ही कोई काम को लेना चाहिए, और इनको देखने के बाद में हमारा जो हिट्रा है या जो हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन है उसमें इनको इंक्लूड करना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही आराम से इस पूरे वीडियो को देखा और उन सारी चीजों को समझा जो NFPA 704 आपको समझाना चाहता है। दोस्तों ये हमारे लिए, हमारी टीम के लिए और उन लोगों के लिए जो इन चीज़ों के लिए नए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए और कोशिश करिए कि आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि मैं डेली में जो चीज़ें देख रहा हूँ, जो चीज़ें इधर उधर लोगों को मालूम नहीं चल रही हैं, मैं उनके वीडियोज़ लगातार बना रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी सेफ्टी ऑफिसर्स या जितने भी वर्कर्स या जितने भी लोग इस इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए आ रहे हैं वो इन चीज़ों को जरूर जानें बिफोर वो काम पे चले जाते हैं, और उसके बाद में कुछ किसी भी तरह का इंसिडेंट होता है तो उनको मालूम ही नहीं चलता है कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ है। दोस्तों अपने आप को भी बचाइए और अपने दोस्तों को भी बचाइए, और नॉलेज शेयरिंग कभी भी कम नहीं होना चाहिए। एक दूसरे को केयर करिए, एक दूसरे का हाथ में हाथ मिला करके रखिए, आप भी बचेंगे और वो भी बचेंगे और दोनों एक दूसरे को बचा के रखेंगे। तो प्लीज बी सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।